वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज की कहानी एक ऐसी क्रीचर से रिलेटेड है जिसे कोई इंसान नहीं कहा जा सकता, दानव नहीं कहा जा सकता, जिंदा नहीं कहा जा सकता, मुर्दा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो साइंस का एक ऐसा करिश्मा है जिसे शायद कभी भी जन्म नहीं देना चाहिए था। वो इंसानों के इतने टुकड़ों से मिलकर बना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसे जिंदा करने का तरीका वो है कि जब आप मर जाएं तब आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाए, आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी जोरदार पावर पहुंचाई जाए कि आपके सारे अंग जो मरे हुए हैं वो भी जिंदा हो जाए। तो सोचिए कितनी भयानक वाली इमेजिनेशन है। लेकिन कैसा हो जब ये एक साइंटिस्ट पूरा कर दिखाए और जीता जाता आदमी, चलता फिरता आदमी बना दे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए 2025 की बहुत ही अमेजिंग साइफाई मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी का नाम है फ्रैंकेस्टाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इन नॉर्थ का सीन दिखाया जाता है। काफी बर्फबारी थी, एक शिप का कैप्टन था, साथ ही में काफी सारे लोग थे जिनकी शिप अटकी हुई थी बर्फ में बहुत बुरी तरीके से टकराने के बाद ये लोग ना हिल पा रहे थे, ना इधर उधर कहीं जा पा रहे थे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस शिप को धक्का भी नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ का एक कैप्टन जो सबसे बड़ा वाला मेजर कैप्टन है, उसे कहता है कि आपको लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम लोग जल्द ही घर चले जाएंगे, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन है जिसका नाम एंडरसन है, वो सबको बताता है कि हम जल्द ही घर चले जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, भले हमारे पास खाना पानी सब कुछ कम है लेकिन हम जल्द ही घर जाएंगे। इसी रात को बहुत बड़ा धमाका होता है, इसीलिए कैप्टन एंडरसन सभी को कहता है एक टुकड़ी बनाओ और जाके आगे देखो। जब यहाँ पे सारे लोग पहुंच जाते हैं, काफी ज्यादा खून बिखरा हुआ था, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, सारे कुत्ते भेड़िए सब कुछ सलामत थे। फिर आखिर खून किसका था? आगे जाने के बाद इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि बुरी तरीके से टूटा फूटा था, इसका पैर नकली था। इसे उठा के सीधा शिप के अंदर ले आया जाता है। तभी हम एक और बहुत ही भयंकर वाले दानव को देखते हैं जो कि सबको मारता हुआ इधर उधर आगे भाग रहा था। शिप के अंदर जितने भी लोग थे, इस टूटे फूटे आदमी को इस वक्त तो अपने शिप के अंदर ले आते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं। और जो ये दानव वाला आदमी था जो कि सबको मार रहा था, पीट रहा था, ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ी को नीचे गिरा दिया जाता है। ये दानव जैसे दिखने वाला इंसान इस पूरी के पूरे शिप को जो कि बर्फ के अंदर अटकी हुई थी, इसे भी हिला देता है, लोगों को ऑलमोस्ट गिरा देता है। एंडरसन के पास में गोलियां बंदूकें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी इस आदमी को, तो भी कोई शूट कोई वार लग ही नहीं रहा था। और तभी उसके पास कोई बहुत ही अच्छी खासी मिसाइल पड़ी थी जिसकी मदद से वो बर्फ के अंदर छेद करता है और इस दानव को सीधा बर्फ के अंदर गिरा देता है ताकि वो ठंडे पानी के अंदर डूब के मर जाए। इसके बाद में पूछा जाता है इस टूटे फूटे आदमी से कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ये जो क्रीचर हम सबके पीछे पड़ा है, जो तुम्हारी मौत का भूखा है, आखिर हुआ क्या है? क्योंकि ये दानव चिल्ला रहा था, इस आदमी का नाम विक्टर विक्टर कह के चिल्ला रहा था और इसे मांग रहा था। तभी आदमी खुद का नाम बताता है कि मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेस्टाइन है, मैं एक साइंटिस्ट था और ये कहानी जहाँ से शुरू हुई मैं सब कुछ बताता हूँ क्योंकि ये मेरी मौत के पीछे पड़ा हुआ है, मैंने एक बहुत ही गलत क्रीचर बना दिया है। कहानी काफी सालों पहले शुरू होती है जहाँ पे हम उसके मदर और फादर दोनों को देखते हैं। उसके मदर फादर दोनों अलग अलग कास्ट के हुआ करते थे क्योंकि जो उसके फादर थे वो एक डॉक्टर थे और उसकी मदर जो थी वो किसी दूसरे शहर से थी। उसके फादर को उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इन अंग्रेजों के बीच में भी किसी तरह का मनमुटाव था। इसी चक्कर में इसकी माँ से वो कोई खास प्यार करता नहीं था, घर आता था बच्चों के ऊपर जोर जबरदस्ती करता था, अपनी बीवी से अच्छे से बात नहीं करता था, हमेशा स्ट्रिक्ट रहा करता था। इसी चक्कर में जो छोटा सा बच्चा विक्टर है, इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा हुआ था, बाप का प्यार कभी मिला नहीं है और इस तरीके से पढ़ाइयाँ कराई जाती थी जैसे कि किसी डॉक्टर या सर्जन के जैसे। अगर स्टिक से पिटाई होती थी तो वो हाथ पे नहीं बल्कि चेहरे पे पड़ती थी। तो विक्टर का बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है। माँ के साथ उसकी काफी ज्यादा नजदीकियां रही है, वो माँ के साथ ही बड़ा हुआ था। उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो जो उसका बाप था लियोपोल्ड, वो खुद ही बच्चे को जन्म दे देता है जिसके अंदर वो अपनी बीवी को नहीं बल्कि नए बच्चे को बचाता है। जो विक्टर की माँ क्लेयर थी, अब उनको दफनाने का वक्त था। उनकी जो कब्र थी यानी कि कॉफिन था वो भी बहुत डिफरेंट टाइप का था, यानी कि उस वक्त के अंदर सबसे महंगा या फिर कह सकते हैं सबसे अच्छा वाला कॉफिन था। अब जो विक्टर है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसकी माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसके बाल बिल्कुल उसके बाप के जैसे थे, यानी कि अंग्रेजों वाले ब्राउन कलर के है। उस बच्चे को विलियम नाम दिया गया। अब यहाँ पे विक्टर और विलियम धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। विक्टर का जो बाप था लियोपोल्ड, वो कभी भी विक्टर को प्यार नहीं करता था बल्कि उसके छोटे भाई विलियम को प्यार करता था। इन दोनों भाइयों के अंदर पार्शियलिटी विक्टर को बर्दाश्त नहीं हुई। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो गए और विक्टर को अब जाके समझ में आने लगा कि अगर उसकी माँ को बचाया जा सकता था तो फिर आखिर क्यों नहीं बचाया गया, आखिर मरे हुए लोगों को जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता। एक रात उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो ये मिरेकल करके दिखाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा करके दिखाएगा। जिसके बाद विक्टर पढ़ाई करता करता सीधा फ्रांस तक पहुंच गया। उसने एक ऐसी खोज करी जिसके अंदर उसने किसी का आधा शरीर ले रखा था, जस्ट अभी अभी मरा हुआ एक दुकान का आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी और सर अभी भी जिंदा थे, मतलब उनके अंदर अभी ब्लड फ्लो हो रहा था, दिल धड़क नहीं रहा था, दिल बंद था, लेकिन ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें जो की है वो अभी भी काम कर रही है, एकदम खराब नहीं हुई है। यहाँ पे विक्टर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर आके अपना एक्सपेरिमेंट है वो सबको दिखाता है। अगर इसकी पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी घूमने लगेगी तो ये इंसान जिंदा हो जाएगा। सोचिए अगर हम इसे किसी बड़े पैमाने पे करें तो जितने भी हमारे शहीद मरते हैं या फिर हमें अगर नई आर्मी की जरूरत होगी तो ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट साबित होगा। लेकिन काफी सारे लोग डरे हुए थे कि ये चीज सच नहीं हो सकती है। विक्टर ने ये चीज करके दिखाया। उसने पर्दा हटाया, आधी कटी हुई सी टूटी फूटी सी बॉडी थी जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी लगाई और कुछ ही देर के अंदर वो मरा हुआ इंसान जिसके नर्व सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी, उसका हाथ काम करने लग गया, चेहरा भी
काम करने लग गया, वो बोल पड़ा, उसका दिल धड़कने लग गया और लोग बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे कि आखिर मरा हुआ इंसान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देने से कैसे जिंदा हो सकता है। ये बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें विक्टर ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट से सारे लोग डर गए थे और उसे ये सब कुछ बंद करने की सलाह दी गई। लेकिन वहाँ पे एक और आदमी बैठा था जो कि विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा खुश था। इस आदमी का नाम हारलैंडर था, जो कि विक्टर से पर्सनली मिलने के लिए आया था। विक्टर ने जहाँ पे खुद की लैब बना रखी थी वो एक कसाई खाने से कम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी लाशें थी, कटा फटा हुए शरीर थे, अलग अलग हिस्से हुए हुए शरीर थे, बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह फैल रहा था। लेकिन हारलैंडर विक्टर के साथ में काम करना चाहता था। विक्टर का दिमाग यही चल रहा था कि हारलैंडर आखिर उसकी मदद करेगा तो क्यों करेगा। हारलैंडर यहाँ पे बताता है कि मुझे तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैं हर तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास ना पैसा है ना ही तुम्हारे पास में किसी तरीके का अप्रूवल है, मेरी बहुत अच्छे खासे अप्रोचेज हैं, मेरे पास में पैसा भी है, जगह भी है, तुम्हें जो चाहिए तुम सब कुछ बनाओ, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज बना के दो जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आ सके। मैं तुमसे अभी तो कुछ भी नहीं मांग रहा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे जरूर कुछ ना कुछ मांगूंगा। हारलैंडर का ये जो डील थी वो विक्टर मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पैसे और जगह की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हारलैंडर की जो एक नीज थी उसकी शादी विक्टर के भाई विलियम से होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं इनका रिश्ता ऐसे भी जुड़ा हुआ था। हारलैंडर को अपने पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत ज्यादा शौक था, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री वगैरह लिखा करता था। विक्टर उससे मिलने के लिए आता है और इसी जगह पे वो अपने भाई विलियम और उसकी होने वाली फियांसे यानी कि एलिजाबेथ दोनों से मिलता है। हारलैंडर जो था वो पहले के टाइम पे यानी कि फौज के टाइम पे डॉक्टर हुआ करता था, तो इसी चक्कर में उसके पास में भी काफी सारे थीसिस रखे हुए थे। नर्व सिस्टम, इसी के साथ में जो नसें बहती है, इसी के साथ में जितने भी अलग अलग तरीके की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाए तो कौन सी चीज कहाँ से जुड़ी हुई है, कौन सी नस किधर से अटैच है, हर एक चीज का एक डायग्राम बना हुआ था और ये चीज विक्टर को बहुत ज्यादा काम आता है। कहीं ना कहीं हारलैंडर इन सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर विक्टर की बहुत ज्यादा मदद करता है। अब जो विक्टर है वो अपने भाई और साथ ही में एलिजाबेथ और हारलैंडर के साथ में लंच वगैरह करता है और वहाँ पे अपनी सारी की सारी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। लेकिन एलिजाबेथ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि आखिर आप नेचर के साथ में कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना कोई ठीक बात नहीं है, उसकी रूह कहाँ जाएगी, उसकी आत्मा कहाँ पे जाएगी। लेकिन विक्टर के लिए ये सारी चीजें बस एक एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए रूह आत्मा का अभी कोई लेना देना नहीं है, उसका दिमाग भी इन चीजों की तरफ चल नहीं रहा था। देखते ही देखते हारलैंडर ने विक्टर को एक बहुत ही बड़ा सा महल टाइप की कोई जगह दे दी थी, बिल्कुल उजाड़ जंजाड़ सी जगह पड़ी थी, बिल्कुल विक्टर को जैसी चाहिए थी वैसी की वैसी जगह, साथ ही में वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि विक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थे। इसी के साथ में बॉडीज की उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। शहर के अंदर जितने भी लोगों को फांसी दी जाती थी विक्टर उन्हीं में से लोगों को चुन चुन के ले आया करता था। जैसे कोई लंबा है जिसका कद काठी अच्छा है ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो सके, ताकि उसके पार्ट्स थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक रह सके, खराब पार्ट्स उसे नहीं मिले ताकि उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा खराब ना हो। एलिजाबेथ ने कहीं ना कहीं विक्टर को देख लिया था उसका पीछा करते हुए, इसीलिए वो चर्च के अंदर जाती है और नाटक करती है कि वो कन्फेस करेगी। अब यहाँ पे हम विक्टर को भी देखते हैं जिसे एलिजाबेथ पसंद थी, इसी चक्कर में वो फादर बन के कन्फेस सुनने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तब उसका पोपट हो जाता है जब एलिजाबेथ को पहले से ही पता था कि विक्टर यहाँ पे बैठा है। कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्तियां बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के थॉट्स भी बहुत सारे सेम थे। एलिजाबेथ को ये चीज तो नहीं पसंद थी कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाए, लेकिन इसके अलावा विक्टर की ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो एलिजाबेथ को बहुत पसंद आने लगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। इन दोनों की दोस्तियां बढ़ गई, ये दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड करने लग गए। विक्टर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑलमोस्ट कर ही लिया था, एक बॉडी को पूरा खोल के रखा था, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे से एरो थे जो कि बहुत ही शार्प थे, वो बॉडी के अंदर घुसे हुए थे और जैसे इलेक्ट्रिसिटी डाली जाए तो ये बॉडी उठ सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विक्टर इसमें फेल होता जा रहा था। अब जो हारलैंडर है वो भी कहीं ना कहीं विक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती करने लगा था कि उसे अब थोड़ा बहुत पैसा नहीं मिलेगा। जो स्पॉन्सर अब तक हारलैंडर करता जा रहा था, जो अपनी मेहरबानियां बरसाते जा रहा था, वो विक्टर को कहीं ना कहीं बांधने लगा था। अब विक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। एक दिन उससे एलिजाबेथ मिलने के लिए आती है और उसका एक्सपेरिमेंट देखती है, बॉडी को इस तरीके से खुला हुआ देखकर उसकी जो बैक वगैरह थी वो सब देखने लगती है और बोलने लगती है कि भगवान ने क्या नायाब चीज बनाई है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ कितना सेम है, कितनी सही तरीके से ये ऊपर से लेके नीचे तक की बनावट बनी हुई है। वो गर्दन को देख रही थी जो कि पूरी तरीके से एक इंसान की खुली पड़ी थी। उस वक्त तो विक्टर ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, वो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ के पास आना चाहता था और एलिजाबेथ एक पकड़ी हुई बटरफ्लाई के पास बैठी थी और एलिजाबेथ ये भी कह देती है कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये विलियम के साथ में एक धोखा होगा, क्योंकि एलिजाबेथ पहले विलियम से प्यार करती थी और अगर वो विक्टर के पास चली गई तो ये विलियम के लिए एक तरीके का धोखा ही हुआ। विक्टर जब उसी रात बाथ टब के अंदर बैठा था तभी उसका दिमाग चलता है और एलिजाबेथ की बात को वो रिकॉग्नाइज करता है और तभी जो तार उसने बॉडी के अंदर घुसा रखे थे वो तार एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा देता है, यानी कि शोल्डर से हटा के कहीं गर्दन के नीचे एक नर्व सिस्टम के अंदर लगा देता है और जैसे इलेक्ट्रिसिटी देता है वो इंसान जिंदा खड़ा उठता है और विक्टर की बहुत बुरी वाली फट जाती है, क्योंकि वो मरा हुआ इंसान था, एकदम से जिंदा हो जाएगा इतने दिनों बाद में तो कोई भी इंसान डर ही जाएगा। विक्टर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हटा देता है और तब उसे समझ में आता है कि आखिर उसने ये चीज क्रैक कर ली है, कहाँ पे उसे इलेक्ट्रिसिटी देनी थी वो ये चीज पकड़ चुका था। जिसके बाद तो अब विक्टर एक के बाद एक जंग में आई हुई बॉडीज जो कि बुरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी उन सबको इकट्ठा करने लगा था। सैकड़ों बॉडीज उसने अपने बेसमेंट के अंदर रखी थी, उन सारी बॉडीज में से जो सबसे अच्छे अच्छे पार्ट्स थे, किसी का सर, किसी की आंखें, किसी का दिल, किसी के गुर्दे, किसी का घुटना, उन सबको काट काट के वो एक नई बॉडी बनाने लगा
लगा, जितनी भी नर्व सिस्टम थे उन सबको चेंज करने लगा, उन सारे नसों को जोड़ने लगा। इसका मतलब साफ था कि वो किसी एक इंसान की बॉडी पे नहीं बल्कि न जाने कितने सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक दानव टाइप की चीज बना रहा था। उसे बस एक आखिरी दिन का इंतजार था जब सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आती और उसने जो भी चीज बनाई है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आते ही वो चीज जाग उठती। इस चीज का थोड़ा बहुत काम उसने अपने भाई विलियम को भी दिया था, जिससे कि वो सिल्वर की बड़ी बड़ी रॉड्स ला सके, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। इसी चक्कर में उसने इलेक्ट्रिसिटी की रॉड्स भी मंगवा ली थी। उसने उस बॉडी को पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। उसी दिन की बात है, वो हार्लैंडर के पास में जा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं बायोग्राफी के अंदर सारी चीजों को नोट डाउन भी कर रहे थे। हार्लैंडर एकदम से छुप जाता है और अपनी दवाई मांगने लगता है विक्टर से कि इस छड़ी के अंदर दवाई है। विक्टर देखता है कि वो मर्क्यूरी है और हार्लैंडर से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। हार्लैंडर को उस वक्त एक बीमारी थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती थी, लाइलाज बीमारी थी। अब यहाँ पे हार्लैंडर यही मांगता है कि मैंने तुम्हें जो इतना पैसा, इतनी जगह, इतनी शौहरत, सब कुछ दिया है, इसके बदले तुम मुझे एक नई बॉडी बना के दोगे जिसके अंदर मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी आत्मा सब कुछ डाल के दोगे। विक्टर कहता है कि ये इस तरीके से काम नहीं करता है, तुम्हारी बॉडी सारी सड़ चुकी है, गल चुकी है, तुम्हारे पार्ट्स अगर किसी भी नई बॉडी के अंदर लगाए जाएंगे तो वो बॉडी भी खराब हो जाएगी और वो बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। लेकिन हार्लैंडर इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब विक्टर बहुत ज्यादा लेट हो रहा था क्योंकि बहुत तेज तूफान आने वाला था और वहीं से बिजली जनरेट होने वाली थी। अब इस बीच के अंदर विक्टर और हार्लैंडर के बीच में बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है और हार्लैंडर और उस बड़ी सी जगह के अंदर बीच में एक जो गोला था उसके अंदर गिर जाता है और नीचे जाते सीधा फट जाता है, क्योंकि हार्लैंडर वहां पे रखे हुए जो सिल्वर के रॉड्स थे उन्हें देना नहीं चाहता था। इवन उसमें से एक तो टूट भी चुका था। लेकिन विक्टर उस वक्त हार्लैंडर पे ध्यान ना देता हुआ अपने उस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था उस एक्सपेरिमेंट के पीछे। फटाफट से रॉड्स को फिक्स करता है और तेज बिजली के आने का वेट करता है। अब टूटी हुई रॉड में से इधर उधर बिजली गिरती जा रही थी, पूरे लैब में इधर उधर बिजली गिरती है। लेकिन जैसे ही वो बहुत बड़ा धमाका होता है, फिर भी जो उसने क्रीचर बनाया था उसके अंदर बिजली पूरी तरीके से बॉडी में रन नहीं करती है, यानी कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उसके जो सपनों के अंदर मौत की देवी आती है, वो भी उसे कहती है कि आखिर तुमने ये क्या करा है। विक्टर बुरी तरीके से हार चुका था और अपनी देवी को कोस रहा था कि आपने मुझे इतना आगे मुकाम तक ले जाने के बाद में भी कैसे फेल करवा दिया। लेकिन अगले सुबह उठते ही उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि जो चीज उसने बनाई थी वो चीज उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। विक्टर को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर जो चीज उसने बनाई वो उसके सामने कैसे चल फिर पा रहा है। विक्टर बहुत ज्यादा खुश था। उसे धूप दिखाता है, उसे टच करके देखता है और उसे पता था कि उसे कोई देख लेगा तो सब लोग डर जाएंगे। इसी चक्कर में उसे बेसमेंट में ले जाके नीचे बांध देता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दानव टाइप का बन गया था। उसने इस क्रीचर को नीचे बांधा हुआ था और हर एक चीज को छूने से, टच करने से मना कर रखा था। उसको आग से भी डर लगता था। अभी तक तो इस क्रीचर को बोलना भी नहीं आता था। ये बिल्कुल छोटा सा एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा ही था। विक्टर ने उसकी काफी टाइम तक देखभाल करी, यानी कि उसके बाल आना, उसके बाल हटाना, उसे नहलाना धुलाना, काफी सारी चीजें करना। लेकिन अब तक भी ये क्रीचर कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे विलियम और एलिजाबेथ उसे मिलने के लिए आते हैं, विक्टर से मिलने के लिए आते हैं। तो फटाफट से वो इस क्रीचर को नीचे छुपा देता है और कहता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना। ऊपर जाके वो अपने भाई से बात करता है, विलियम से, कि मैं इतने टाइम से जिस चीज के ऊपर काम कर रहा था मैंने वो सब कुछ पा लिया है। मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब तक तो विलियम ने नहीं देखा था कि आखिर विक्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एलिजाबेथ ने कुछ आवाज सुन के नीचे देख लिया उसी क्रीचर को। इस वक्त तो एलिजाबेथ खुद भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी इस क्रीचर के पास चली गई। ये क्रीचर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एलिजाबेथ के आसपास होने से बड़ा खुश सा हो जाता है। वो उसे अलग अलग तरीके की चीजें करके दिखाता है। जैसे पानी के अंदर पत्ता तैरता है तो वो एक पत्ता लेता है और एलिजाबेथ को दे देता है, क्योंकि उसे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और एलिजाबेथ भी उसे कहीं ना कहीं बात करना चाह रही थी। विक्टर फटाफट जाता है और एलिजाबेथ को उसे दूर कर देता है और कहता है कि अभी इसके पास जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये भी कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, ये भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन विलियम और एलिजाबेथ को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि विक्टर ने फाइनली वो चीज करके दिखा दी जिस चीज के ऊपर वो इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब यहाँ पे जो एलिजाबेथ और विलियम थे वो दोनों ही अपने अंकल हार्लैंडर के बारे में पूछते हैं। अब हार्लैंडर के बारे में आखिर विक्टर क्या बताता, वो झूठ बोल जाता है कि वो अंकल तो कहीं बाहर गए हैं, 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएंगे। एलिजाबेथ इसी रात को वापस इसी क्रीचर से मिलने के लिए चली जाती है, उसे बात करती है, कोशिश करती है कि वो भी कुछ बोलने की कोशिश करे, लेकिन ये क्रीचर कुछ भी नहीं बोलता। एलिजाबेथ अपना नाम बुलवाने की कोशिश करती है कि एलिजाबेथ बोलो, एलिजाबेथ बोलो। काफी टाइम तक एलिजाबेथ उसके पास नीचे रहती है, उसे महसूस करने की कोशिश करती है कि आखिर ये क्या तरीके का इंसान है, कैसे जिंदा हुआ और ये किस तरीके की चीज है, किस तरीके की बनावट है, सब कुछ सीखने की कोशिश करती है। बाहर आने के बाद में विक्टर उसे डांट देता है कि एलिजाबेथ वो बहुत ही दानव जैसा इंसान है, वो एक इंसान है ही नहीं बल्कि क्रीचर है, तुम उसके पास मत जाओ, ये नजदीक है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उसके पास थी, मुझे सब कुछ पता है, तुम एक बार उससे प्यार से बात करके देखो, अगर उसके ऊपर चिल्लाते रहोगे, उसे डांटते रहोगे तो वो कभी कोई चीज नहीं सीखेगा, ऐसे तो तुम उसे सच में दानव बना दोगे। विक्टर को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी कि एलिजाबेथ उस क्रीचर के पास जा रही है। इसी चक्कर के अंदर विक्टर गुस्से के अंदर आता है और इसी क्रीचर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से जुल्म करने लगता है। जैसे कि बचपन में विक्टर को उसका बाप लियोपोल्ड बुरी तरीके से मारता था हाथ वाथ बांध के, तो सेम वो इस क्रीचर के साथ में भी कर रहा था। लेकिन इस बार तो ये क्रीचर बहुत भयंकर वाला गुस्से में आ जाता है। खैर विक्टर को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी रॉड्स को यूं ही तोड़ देता है एक सेकंड में, एक झटके के अंदर। इस चीज को देख के विक्टर डर चुका था कि ये बड़ा सा क्रीचर किसी का कोई भी नुकसान किसी भी वक्त पहुंचा सकता है, ये
लायबल नहीं है। विक्टर कहीं ना कहीं अब अपनी ही बनाई हुई इस क्रिएशन को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो विलियम और एलिजाबेथ दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। विलियम को कहता है कि एलिजाबेथ को बस अभी के लिए यहाँ से ले जाओ। उसके बाद में विक्टर का बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका था। वो अब इस क्रीचर से बात करने की कोशिश करता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यहाँ से अपने मुंह से कुछ नाम निकालो, नहीं तो मैं आज के आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। अभी बेचारा क्रीचर आखिर क्या ही कह पाता, उससे कभी किसी ने प्यार से बात करी थी नहीं। विक्टर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रहा था। वो इस क्रीचर के बुरी तरीके से हाथ बांध देता है और ये क्रीचर विक्टर 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 चिल्लाता रह जाता है, क्योंकि उसने बस यही शब्द सीखा होता है। विक्टर के जाने से पहले बस वो एक शब्द का नाम लेता है, वो था एलिजाबेथ। ये चीज सुन के तो विक्टर और ज्यादा भड़क जाता है और उस पूरी जगह पे, उस पूरे लैब पे इतने ज्यादा पेट्रोल वगैरह छिड़क के उस पूरी जगह को कहीं ना कहीं विक्टर उसको बचाने के लिए जाने वाला था। दरवाजा खोलता भी है लेकिन ब्लास्ट के चक्कर में इतना दूर जाके गिरता है कि उसका पूरा पैर वगैरह सब टूट जाता है। एलिजाबेथ को कुछ तो गलत फीलिंग आई रही थी, इसलिए वो विलियम के साथ में वापस जाती है और देखती है कि पूरी जगह जल चुकी है। इसका मतलब है कि क्रीचर भी जल चुका है। इस वक्त ये विक्टर को तो अपने साथ लेके जा चुके थे। अब यहाँ पे हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ये जो भयंकर वाला जो क्रीचर है, जिसे हम फ्रैंकेस्टाइन ही कहेंगे। आखिर हम इसे फ्रैंकेस्टाइन क्यों कह रहे हैं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन वो विक्टर को मारने के लिए वापस इसी शिप पे पहुंच चुका था और वो एंडरसन के सामने खड़ा था। लेकिन उसने एंडरसन को कुछ किया नहीं, बल्कि वो विक्टर के पास ही जाने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ये तो थी विक्टर की कहानी, आगे की कहानी तुम्हें मैं बताऊंगा। यानी कि ये जो क्रीचर खुद फ्रैंकेस्टाइन है अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि मैंने विक्टर को बहुत ज्यादा पुकारा, मैंने हर बार चिल्लाया कि विक्टर विक्टर, लेकिन मैं वहाँ पे अकेला जलता रहा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मैं समझ चुका था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए उसने खुद की बेड़ी वगैरह तोड़ी और वहाँ पे एक पानी का निकलने का रास्ता था, वहाँ से सीधा समुद्र के अंदर पहुंच गया। काफी दिनों तक तैरने के बाद में वो शायद सीधा किनारे पे भी आ गया। वो जंगल के अंदर गया, वहाँ पे उसने जानवरों को देखा, काफी सारे हिरण को भी देखा, बेरीज को देखा। बेरीज को उसने खाने की भी कोशिश करी, साथ ही में हिरण को भी खिलाने की कोशिश करी। ये सब माहौल उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। बाहर की खुली हवा में वो पहली बार किया था, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उसके ऊपर शूट कर देते हैं। हिरण को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। फ्रैंकेस्टाइन की लग भी गई थी, वो इधर उधर भागने लगा था और छुपने के लिए वो एक घर के अंदर घुस गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन लोगों ने उसके ऊपर शूट किया है ये उन्हीं का ही घर था। वो बेसमेंट में जाके इस वक्त छुप जाता है। काफी सारे लोग इसी घर के अंदर आते हैं। फ्रैंकेस्टाइन डरा हुआ था और वो छुपा हुआ था कि बाहर आया तो कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा और उसे मार देगा। इस घर के अंदर एक बूढ़े अंकल, एक बूढ़े दादाजी और एक छोटी सी बच्ची भी थी। बूढ़े दादाजी इस छोटी सी बच्ची को जो जो भी सिखाते थे, फ्रैंकेस्टाइन ने वो सब कुछ सीख लिया। यानी कि छोटी सी बच्ची ABCD सीख रही थी तो फ्रैंकेस्टाइन भी उन दरारों में से देख देख के सारी चीजें सीखता जा रहा था। कहीं ना कहीं फ्रैंकेस्टाइन को इस पूरी फैमिली का मेंबर बनने की इच्छा थी कि इन लोगों की बस वो मदद करे। वो इन लोगों की पूरी लाइफस्टाइल देखा करता था कि ये लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे। फ्रैंकेस्टाइन इनके घर में रहा करता था, इसी चक्कर में इन लोगों की मदद करने के लिए काफी सारी लकड़ी इकट्ठी करके ले आया था। ये लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर किसने किया होगा। तब यहाँ पे बूढ़े दादाजी कहते हैं कि ये जंगल की पवित्र आत्मा ने किया होगा। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि ये सब काम इस क्रीचर ने किया। अब थैंक यू बोलने का तरीका भी फ्रैंकेस्टाइन ने सीख लिया था कि कोई किसी के सर पे हाथ रख के थैंक यू कैसे बोलता है। फ्रैंकेस्टाइन इसी घर में रहने लगा था और अब उसे कहीं जाने की इच्छा भी नहीं थी। ये पूरी फैमिली कहीं बाहर गई थी और ये बूढ़े दादाजी कहीं भी नहीं जा रहे थे। फ्रैंकेस्टाइन को बिल्कुल सही वक्त लगा बाहर आने का, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारी लोमड़ियों ने भयंकर वाला अटैक कर दिया। इसी चक्कर के अंदर इंसानों के पास जो बंदूकें थी उनसे इन्होंने इन सारे के सारे भेड़ियों को मार दिया। फ्रैंकेस्टाइन समझ गया था कि इंसान और जानवर ये सब बिल्कुल एक साइकिल के जैसे चल रहे हैं। जानवर खुद को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे घूमने वाले जानवरों को खाएंगे और इंसान खुद को जिंदा रखने के लिए इन जानवरों को मार देंगे, यानी कि ये साइकिल चलती ही रहेगी। कुछ दिनों बाद के अंदर ये पूरी की पूरी फैमिली बाहर गई थी। बूढ़े दादाजी बिल्कुल अकेले थे। फ्रैंकेस्टाइन निकल के बाहर आया और दादाजी को हमेशा से पता था कि इनके बैकयार्ड के अंदर कोई तो है जो कि इनकी मदद करता है। हालांकि ये कुछ बोलता नहीं है और घायल भी है। फ्रैंकेस्टाइन आगे आता है, अपने हाथ देता है। दादाजी उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाते हैं, उसके हाथों को टच करते हैं। पता चलता है कि बहुत टूटे फूटे हाथ हैं, बड़ी सी वर्दी है, जरूर कोई घायल सिपाही होगा। फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दादाजी तो भी उसे अपना दोस्त मान के उसे अपने पास रख लेते हैं कि चलो अच्छा है तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे किताबें भी पढ़ के सुनाते रहोगे। अब तो फ्रैंकेस्टाइन उन्हें अपनी फैमिली मान चुका था। ये क्रीचर फ्रैंकेस्टाइन इन दादाजी के सारे काम किया करता था, इन्हें घुमाना फिराना, इनके लिए खाना पीना लाना, लकड़ियां वगैरह लाना, कहानियां सुनना, हर एक चीज फ्रैंकेस्टाइन बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल इंसानों जैसा करने लग गया था। लेकिन फिर एक दिन दादाजी ने कहा कि तुम्हें जो भी चीज याद है, तुम्हें अपने अस्तित्व के बारे में जानना तो चाहिए, तुम्हें जो भी वर्ड याद है वो पुकारो। तो फ्रैंकेस्टाइन पहला वर्ड विक्टर ही बोलता है, क्योंकि उसे विक्टर के अलावा कुछ याद भी नहीं था। तो दादाजी बोलते एक बार जाके देखो, तुम्हें हो सकता है शायद कुछ याद आ जाए। फ्रैंकेस्टाइन फिर मन में जानने लगता है कि हाँ उसे आखिर क्या चीज याद है। उसे जितनी भी हल्की फुल्की यादें हैं उनसे वो पता लगा लेगा कि वो कहाँ से आया है। इसके बाद में वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बनाया गया था, यानी कि वो लैब जो कि बुरी तरीके से बर्बाद हो रखी थी। लेकिन अब तो फ्रैंकेस्टाइन को पढ़ना लिखना आ गया था। वो सारे के सारे थीसिस को पढ़ लेता है और तब उसे पता चलता है कि भाई साहब वो तो कोई इंसान है ही नहीं, एक तरीके का क्रीचर है जो कि बहुत सारी मरी हुई लाशों के टुकड़ों से मिलकर बना है, जिन लाशों को मार दिया गया है, जिनकी इवन आत्माएं भी खत्म हो गई है, उन सब से मिलकर इस क्रीचर को बनाया गया है। इस बात से इस क्रीचर को बहुत ज्यादा दुख होता है। फ्रैंकेस्टाइन गुस्से के अंदर आ जाता है कि आखिर उसे किसने बनाया। तब उसे विक्टर का नाम याद आता है और अब तो वहाँ पे पड़े हुए लेटर से उसे विक्टर का एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो विक्टर के पास जाना चाहता था, पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा, लेकिन जब तक वो वापस आ पाता तब तक बहुत ज्यादा
देर हो चुकी थी। काफी सारे भेड़ियों ने मिलकर दादाजी के ऊपर अटैक कर दिया था। अब तो फ्रैंकेस्टाइन को गुस्सा आया और पहली बार उसने री अटैक करा। काफी सारे भेड़ियों को उठा के इधर उधर फेंक दिया। दादाजी को उठाया और ये भी बताया कि उसका नाम क्या है, वो कैसे बना है, उसे किसने किस तरीके से बनाया है, वो उसी इंसान के पास जाने वाला है। दादाजी की इतनी देर के अंदर सांसें खत्म हो चुकी थी क्योंकि भेड़ियों ने उनके ऊपर बहुत गंदा अटैक करा था। अब तक फैमिली मेंबर भी आ चुके थे और वो गलत सोचने लगे थे कि इस दानव ने इनके दादाजी को मारा है। इसी चक्कर में वो फ्रैंकेस्टाइन के ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक कर देते हैं, उसको गोलियों से भून देते हैं, जबकि बेचारे इसी ने तो दादाजी को इतने लंबे टाइम तक बचा के रखा था। अब फ्रैंकेस्टाइन पे इतनी भयंकर वाली गोलियां वगैरह पड़ गई थी तो भी फ्रैंकेस्टाइन के पास में हीलिंग पावर थी, वो हमेशा से रिकवर कर जाता था। और इस बार भी वो बेहोश होने के बाद में रात के अंदर खड़ा हो जाता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है विक्टर को ढूंढने के लिए। काफी दिनों तक, काफी रातों तक वो घूमता ही रहता है। विक्टर को भी यहाँ पे कुछ अजीब अजीब तरह के सपने आने लगते हैं कि जैसे उसकी मौत उसे बुला रही है। हम यहाँ पे विक्टर को ही देखते हैं जो कि अब काफी टाइम हो चुका था, नकली पैर लगा के अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था। उसका भाई विलियम, जिसकी आज शादी थी एलिजाबेथ के साथ में, तो सब बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, सब काफी अच्छा फील कर रहे थे। विक्टर अपनी पुरानी यादों को भूल चुका था, आगे बढ़ चुका था और साथ ही में एलिजाबेथ से मिलने के लिए भी आता है। लेकिन एलिजाबेथ आज तक भी विक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने उस क्रीचर को जान से मार दिया और उसे चांटा मार के यहाँ से भगा देती है। विक्टर भी यहाँ पे गुस्सा होकर निकल जाता है, लेकिन जैसे वो अपने कमरे के अंदर आता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वही क्रीचर अब विक्टर के सामने खड़ा है। विक्टर कहता है कि क्या बात है, मैंने क्या क्रीचर बनाया, इतना समझदार क्रीचर कि वो मुझे ढूंढता हुआ, मुझे सूंघता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मुझे मारना है तुम्हें, तो लो मार दो। तो यहाँ पे फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ कि आखिर तुमने मुझे क्यों बनाया, और अब आखिर बना ही दिया है तो मुझे मार दो, क्योंकि तुमने मुझे मौत तक नसीब नहीं होने दिया है। मुझे इतनी बार गोलियां लग चुकी है लेकिन मैं मर नहीं पाता, या तो मुझे मार दो या फिर तुम मेरे लिए क्रीचर बनाओ, एक ऐसा क्रीचर जो कि मेरे साथ रहे, बिल्कुल मेरे जैसा हो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, क्योंकि मैं मर नहीं सकता तो मुझे मेरे जीने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब यहाँ पे इस बात को सुन के विक्टर बहुत बुरी तरीके से हंसने लगता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम एक दानव हो और दानव को एक और दानव चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली बसानी है, तुम्हें बच्चे करने हैं और दानवों की पूरी प्रजाति बना दोगे, तुम्हारा दिमाग तो सही है या बिल्कुल खराब हो चुका है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर फ्रैंकेस्टाइन और विक्टर के बीच में गंदा वाला बहस छिड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है और फ्रैंकेस्टाइन उठा के विक्टर को इधर उधर फेंकने लगता है कि तूने मुझे बहुत परेशान करा है, तूने आखिर मुझे बनाया है क्यों है। एलिजाबेथ आवाजों को सुन के सीधा कमरे में पहुंचती है और जब वो देखती है कि ये क्रीचर जिंदा है तो बहुत ज्यादा खुश होकर आगे बढ़ती है। विक्टर को लगता है कि कहीं ये क्रीचर एलिजाबेथ को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो गोली चला देता है, लेकिन एलिजाबेथ सीधा सामने आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। क्रीचर तो हमेशा से ही एलिजाबेथ को याद किया करता था, अभी तक भूला नहीं था, इसीलिए वो एलिजाबेथ को गोद में उठा के इतने सारे लोगों के बीच में निकल जाता है। अब इस मारपीट के चक्कर के अंदर जो विलियम था उसे भी बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी, वो भी अपनी आखिरी कंडीशन पे ही था और मरने से पहले अपने भाई को विक्टर को कहता है कि हैवान वो नहीं है जो तुमने बनाया, बल्कि हैवान तुम हो, तुमने एक इतना गलत क्रिएशन करा है, तुमने इतना गलत नेचर के साथ में खिलवाड़ किया है कि वो आज तुम्हें ही भारी पड़ गया, तुमने खुद के जुनून को इतना ज्यादा फॉलो कर लिया कि वो तुम्हें ही ले डूबा। विलियम इतनी बात कह के ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन अब विक्टर को लगता है कि उसे फ्रैंकेस्टाइन को जान से मारना पड़ेगा। इसी चक्कर के अंदर खुद के बनाए हुए क्रीचर को मारने के लिए वो बंदूक लेके निकल पड़ता है। यहाँ पे हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इस क्रीचर को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर सोल थी। उसे किसी ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो कि इतना ज्यादा प्योर हो जिसे दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। और इस क्रीचर ने तो पहली बार ही एक लड़की को देखा था जो कि एलिजाबेथ थी, तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था और एलिजाबेथ उसकी आंखों के सामने मर गई। अब यहाँ पे विक्टर पहुंच गया था एलिजाबेथ के खून का पीछा करते करते और वो इस क्रीचर को जान से मारने वाला था, लेकिन ये क्रीचर कहता है कि हाँ तू मुझे मारना, मैं तो चाहता हूँ कि तू मुझे मार, और अगर इस बार तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर देख मैं तुझे हर बार तड़पाऊंगा, हर बार मारूंगा। तूने मेरे लिए वो काम नहीं किया जो मैंने तुझे कहा था, तू मेरे लिए कोई हमसफर नहीं बना सकता, तो देख अब मैं तुझे जिंदा रख के फिर से बार बार में मारूंगा। वो विक्टर के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने विक्टर की नाक तोड़ दी। अब विक्टर इस क्रीचर के पीछे भागने लगा था, उसे मारने के लिए हर बार भागने लगा था। अब मानो कि ये तो एक चूहे बिल्ली जैसा खेल बन चुका था। बार बार में विक्टर जख्मी होता और फ्रैंकेस्टाइन को मारने की कोशिश करता, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन फिर भी जिंदा हो जाता क्योंकि वो मर ही नहीं सकता, और ऐसे ऐसे करके काफी टाइम बीतता गया। अब आखिरकार फ्रैंकेस्टाइन विक्टर को उठा के ऐसे बर्फीले पहाड़ में ले गया जहाँ पे शायद इस बार तो विक्टर ने सोच लिया था कि वो फ्रैंकेस्टाइन को कितनी बुरी तरीके से उड़ाएगा। फ्रैंकेस्टाइन फिर से विक्टर के सामने आ गया और इस बार तो बड़ा सा एक्सप्लोजर अपने हाथ में लेके खड़ा हो गया और कहा कि ले तू मेरे चिथड़े करना चाहता है ना, मैं खुद अपने चिथड़े करूंगा, और अगर मैं इस बार भी बच गया तो फिर देख मैं तुझे फिर मारूंगा। विक्टर बेचारा बहुत दूर भागता है क्योंकि विक्टर का ऑलमोस्ट पैर तोड़ ही दिया था इस फ्रैंकेस्टाइन ने, और अपने हाथ में बम लेके खड़ा था। बम का बहुत बड़ा धमाका हुआ और यही चीज एंडरसन और उसकी बड़ी सी शिप ने देखा था। अभी भी इस बड़े से क्रीचर को यानी कि फ्रैंकेस्टाइन को कुछ भी नहीं हुआ था और ये विक्टर को मारने के लिए फिर से पीछे पीछे भाग रहा था। फ्रैंकेस्टाइन इस वक्त विक्टर के बिल्कुल सामने बैठ चुका था। एंडरसन को भी सारी कहानी समझ में आ गई थी, इसी चक्कर में वो इस क्रीचर को कुछ भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे फ्रैंकेस्टाइन इस क्रीचर को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसे विक्टर ने बनाया था। विक्टर का एक तरीके से बच्चा ही था। विक्टर अब इस क्रीचर से माफी मांगता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बना दिया है। किसी भी चीज की खोज करना कोई गलत बात तो है नहीं, अब मैंने तुम्हें बना दिया है तो वो उस वक्त की बात थी। अब मुझे नहीं पता था कि तुम मर भी नहीं सकते हो, मैंने बस तुम्हें बनाया था, और अगर तुम मर नहीं पा रहे हो तो इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जितना भी दुख दिया है। अब कहीं ना कहीं ये जो
फ्रैंकिस्टाइन है यानी कि विक्टर का बच्चा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस दानव को विक्टर नहीं बनाया था तो इसको फ्रैंकिस्टाइन नाम इसीलिए दिया गया है। उसने दादाजी के साथ में रह रह के यही सारी चीजें सीखी थी कि जो लोग गलती करने वाले को माफ कर देते हैं वही लोग बड़े होते हैं। इसीलिए वो विक्टर के माफी मांगने पे उसे माफ कर देता है, क्योंकि विक्टर का ऑलमोस्ट आखिरी समय चल रहा था और विक्टर उसे अपना बच्चा भी कहता है, क्योंकि फ्रैंकिस्टाइन खुद कहता है कि मरने से पहले तुम मुझे अपने नाम से पुकारो, विक्टर विक्टर कहो। विक्टर यहाँ पे फ्रैंकिस्टाइन को विक्टर कहता है बार बार के अंदर, और विक्टर की भी बहुत बुरी हालत हो ही रखी थी तो वो भी ऑलमोस्ट मरने जैसा ही था। फ्रैंकिस्टाइन जो कि अब मर ही नहीं सकता तो उसे विक्टर जाने से पहले कहता है कि अब तुम मर तो नहीं सकते, एटलीस्ट जी तो सकते हो, तो फिर जियो, जितनी तुम्हारे पास में जिंदगी है उतनी जियो, इस दुनिया को देखो। लेकिन फ्रैंकिस्टाइन को पता था कि वो अकेले आखिर क्या ही कर पाएगा, जिसके बाद फ्रैंकिस्टाइन नीचे शिप से उतर जाता है। प्रेजेंट टाइम का ही टाइम चल रहा था, वो सारे लोगों की मदद करता है और इस बड़े से शिप को इतना धक्का देता है जोरदार कि पूरी शिप जो भिड़ी हुई थी बर्फ से वो निकल जाती है और जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो हट जाती है। सारे लोग अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एंडरसन को तो ये चीज बहुत ही अजीब लग रही थी कि बेचारा इतना बड़ा दानव जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, ना किसी की मदद कर पा रहा है, ऊपर से अकेला और रह गया है, ऊपर से इतना अच्छा है कि अंदर से वो किसी को मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, और सबसे ज्यादा है कि वो अकेला रह गया है। ये शिप तो अपने लोगों को लेके निकल जाती है और बेचारा ये फ्रैंकिस्टाइन यानी कि बड़ा सा क्रीचर बिल्कुल अकेला रह जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग इस क्रीचर की थी। तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।